दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या तरीके होते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है अंकित जी। अंकित जी, आप ही बताइए कि आज के टाइम में गोल्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। दूसरा, अगर हम गोल्ड लेते हैं तो हमारे पास कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मतलब कौन कौन से तरीके हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के। देखो, गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। देखो, पहला तो जो सारी दुनिया करती है कि किसी भी सुनारे के पास गए, तनिष्क, मालाबार, कल्याण या लोकल ज्वेलर, कहीं पे भी लोग जाएंगे, वहां पे लोग इसको ही इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं कि जैसे मान लो कोई मेल है, उसकी वाइफ, मतलब उनका मान लो उनकी कोई एनिवर्सरी आई या वाइफ का बर्थडे आया तो चलो जी नेकलेस ले लिया, है ना। अब वो सोचते हैं कि चलो गिफ्ट भी हो गया, एक इन्वेस्टमेंट भी हो गई। या तो आप उसको सिर्फ गिफ्ट का नाम दो, उसको इन्वेस्टमेंट मत बोलो। आधे से ज्यादा दुनिया क्या करेगी, धनतेरस आ गई, कुछ ले आओ यार, कुछ ले आओ, अच्छा होता है, शुभ होता है, शुभ होता है, ठीक है, लेकिन उसे आप इन्वेस्टमेंट का नाम मत दो, ठीक है। तो एक तो फिजिकल गोल्ड जो तरीका है जिसे आप पहनो, अगर आप पहन रहे हो, रिंग पहन रहे हो, चेन पहन रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर खुद को अच्छा लग रहा है, इससे ऊपर कोई चीज नहीं है दुनिया के अंदर। लेकिन इन्वेस्टमेंट के नाम से अगर आप उसको खरीद रहे हो, इवन अगर आप गोल्ड कॉइन खरीद रहे हो या गोल्ड बिस्किट्स खरीद रहे हो, वो भी आप इन्वेस्टमेंट मत बोलो। फिजिकल हमें कुछ भी नहीं खरीदना, ठीक है। तो एक तो इन्वेस्टमेंट होती है जो हम सुनारे के पास जाते हैं, जो ज्यादातर लोग 60, 70, 80% लोग वहीं जाते हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट का तरीका गोल्ड में होता है कि आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हो। जैसे गूगल पे की एप्लीकेशन पे चले गए जी, फोन पे की एप्लीकेशन पे चले गए, पेटीएम एटीएम पे चले गए, वहां से एक ऑप्शन आता है डिजिटल गोल्ड का। दूसरा ऑप्शन होता है वो वाला। तीसरा ऑप्शन होता है कि हम गोल्ड म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करें, ठीक है जी। और चौथा ऑप्शन होता है कि हम गोल्ड ईटीएफ के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करें। और एक और ऑप्शन है जो फिलहाल डिसकंटिन्यूड है, वो है सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स, जो भारत सरकार इशू करती है। इशू आरबीआई करता है लेकिन भारत सरकार के लिए करता है, फिलहाल डिसकंटिन्यूड है। कभी सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स दोबारा अगर उसका लोट इशू होता है, आरबीआई करता है, तो आंख बंद करके उससे अच्छी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, उससे अच्छी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इवन ईटीएफ भी नहीं है। फिलहाल डिसकंटिन्यूड है, तो हम अभी दूसरी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले फिजिकल गोल्ड खराब क्यों है, ठीक है। मान लो मैं किसी लोकल ज्वेलर के पास गया, ठीक है जी, लोकल ज्वेलर के पास जाऊंगा, मैं कहूंगा कि मेरे को कोई नेकलेस लेना है वाइफ के लिए, या मेरे को अपने लिए चेन लेनी है। चेन के ऊपर तो चलो नॉर्मली 10-11% के ये तनिष्क वनिष्क जो होते हैं वो मेकिंग चार्जेस लेते हैं, बट अगर कोई अच्छी डिजाइन का वुमेन्स का नेकलेस है तो इवन मैंने देखा 25% भी मेकिंग चार्ज है। अब लेट अस सपोज एक इजी एग्जांपल से समझते हैं। मान लो जो गोल्ड मैंने लिया, चूज किया, वेट के हिसाब से लेट अस सपोज उसका जो प्राइस है वो 1 लाख रुपया बैठता है, कि मार्केट वैल्यू उस गोल्ड की 1 लाख रुपया। उस डिजाइन का मेकिंग चार्ज लेट अस सपोज कोई भी ब्रांड सॉरी 25% चार्ज कर रहा है, तो 1 लाख रुपए का सामान लेने के लिए मैं उसको 1,25,000 रुपए दे के आ रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। तो कहीं से भी ये कोई इन्वेस्टमेंट का तरीका नहीं है, क्योंकि यार जब उसकी वैल्यू 1,25,000 से ऊपर जाएगी तब मुझे प्रॉफिट शुरू होगा, वो पता नहीं कब जाएगी। तो इसे मैं अच्छी इन्वेस्टमेंट तो नहीं कहूंगा। अच्छा, 1,25,000 तो ये हो गया, उसके ऊपर 3% फिर जीएसटी भी लग रहा है, तो और ज्यादा प्राइस बढ़ गया, यानी वही चीज 1,28,29,000 की होगी। चलो कोई बात नहीं, 1,28,29,000 रुपए का सामान हम घर पे ले आए, लेकिन उसकी एक्चुअल कॉस्ट मार्केट प्राइस के हिसाब से 1 लाख रुपए। भगवान ना करे थोड़े टाइम के बाद मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई, मैं वही नेकलेस उठा करके उसी ज्वेलर के पास अगर मैं जाता हूं और मैं जाकर के कहता हूं कि जी मुझे कैश चाहिए, तो वो ज्वेलर पता क्या कहेगा, देखो मैं इसको ले लूंगा, लेगा कितने में, मान लो सेम डे ही चला गया मैं, लेगा 1 लाख रुपए में, जो मेकिंग जीएसटी है वो तो गई खत्म। 1,29,000 की चीज वापिस 1 लाख रुपए में ले रहा है। वो कहेगा 1 लाख रुपए की ही ज्वेलरी ले लो मेरे से, मैं इसको 1 लाख रुपए ही मान लूंगा। लेकिन अगर आप कहते हो कि कैश दे दो, तो फिर 10% और काट लेगा। कितना मिला हमारे को, 90,000। समझ के बात को, यानी भगवान ना करे कल पैसे की जरूरत पड़ गई तो 90,000 मिला और खरीद के कितने में आए, 1,29,000 रुपए में। तो फिजिकल गोल्ड को इन्वेस्टमेंट आप कभी भी नहीं कह सकते, ठीक है। ये भी मत बोलो कि ये बुरे समय में काम आएगा, ठीक है, किसी पॉइंट तक ठीक है, किसी पॉइंट तक ठीक है कि आज हमारे माँ बाप ने कितने सस्ते टाइम में, हमारे दादा दादी का सस्ते टाइम का जो गोल्ड है वो आज उसकी वैल्यू बहुत अप्रिशिएट करेगी, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चीज काम आएगी। लेकिन आज अगर मैं कुछ खरीद रहा हूं गोल्ड का, तो उसे ये मत कहो कि फिजिकली जो मेरे हाथ में दिख रहा है वही इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल, विच इज नॉट राइट। तो फिजिकल गोल्ड लो, दिल खोल के लो, जितना मर्जी लो। अगर आप पहनने के शौकीन हो, रिंग्स पहनना अच्छा लगता है, ज्वेलरी व्हाटसोएवर, वो आप लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 1 रुपए की भी बात ये नहीं कहोगे आपकी इन्वेस्टमेंट भी तो हो रही है।
दूसरी चीज ये भी है, लोग डिजाइन देखने जाते हैं तो सुनारे वहां पे डायमंड चिपका देते हैं कि कुछ ना कुछ। एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छी चीज गई। डायमंड तो कभी भी मत लो, गोल्ड तो फिर अगर आपने ले लिया तो आप किसी भी ज्वेलर के पास चले जाओगे, मान लो ए ज्वेलर से लिया, बी सी डी ई एफ जी एच आई किसी भी ज्वेलर को बेचो, हद से हद वो 10% काट लेगा, बदले में आपको कैश दे देगा, बट बशर्ते उसके अंदर इंप्योरिटी नहीं होनी चाहिए। लाइक कि अगर मान लो 22 कैरेट कह करके किसी से खरीदे तो वो 22 कैरेट हो, कोई दूसरे पे चेक कराओ तो वो 21 कैरेट नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत धांधली है फिजिकल गोल्ड के अंदर, क्योंकि प्योरिटी का फिक्स थोड़ी है। बहुत से लोग कम मेकिंग चार्ज लेते हैं लेकिन 22 कैरेट बोल के 20 कैरेट चिपका देते हैं, 19 कैरेट भी चिपका देते हैं, तो वो चीज की भी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी बात आती है डायमंड की, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। किसी स्टोर पे जाओ कभी कुछ ज्वेलरी वगैरह लेने के लिए, तो क्या करेंगे, उसको जाते ही पहली चीज तो बोलो गोल्ड का लेना है, पर वो जान करके एक आधी रिंग विंग क्या करेंगे, मान लो कोई एनिवर्सरी आई गिफ्टिंग के लिए, तो वो क्या करेंगे, डायमंड की चीजें ले आएंगे। यार डायमंड, एक चीज बताऊं, अगर आपको लेना भी है तो एक ही जगह से लो, और वो भी ब्रांडेड जगह से, लोकल सुनारे से कभी डायमंड मत लो, कभी भी मत लो। या तो तनिष्क, मालाबार, कल्याण, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं जो भी, वहां से ही डायमंड परचेज करो, और एक ब्रांड जो चूज कर लिया वहीं से करो, क्योंकि वही आपका डायमंड वापिस लेगा। ठीक है, डायमंड की वैल्यू हर साल नहीं बढ़ती, कम से कम 3-4 साल में एक बार बढ़ती है, ऐसा नहीं कि हर रोज उसका रेट गोल्ड की तरह नहीं चलता। डायमंड एक पत्थर है सिर्फ। अगर मैंने तनिष्क से डायमंड खरीद लिया, तो अगर मैं जाकर के मालाबार को बोलता हूं मेरा डायमंड ले लो, उसके लिए वो पत्थर है, वो 1 रुपया भी आपको नहीं देगा। ठीक है, बट अगेन वही चीज है, अगर आप डालने के शौकीन हो, पहनने को आपको अच्छा लगता है, फिर वो एक अलग चीज है। खैर, हम टॉपिक से नहीं भटकते। हमने पहली इन्वेस्टमेंट देखी फिजिकल गोल्ड की, दूसरी इन्वेस्टमेंट हम देखते हैं डिजिटल गोल्ड। क्या डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? पहली चीज तो ये डिजिटल गोल्ड होता क्या है। देखो, अगर आप मान लो पेटीएम की एप्लीकेशन पे जाओ, गूगल पे जाओ, हर जगह जो है वहां डिजिटल गोल्ड का ऑप्शन आता है। ठीक है, अब होगा क्या, जब आप खरीदने लगोगे, मान लो आपने लेट अस सपोज आप कहते हो कि जी मैं 100 रुपए का गोल्ड खरीदना चाहता हूं, समझो बात को। ठीक है जी, आपने वहां डाला इन्वेस्ट करना चाहता हूं 100 रुपीज। जैसे ही आप 100 रुपीज इन्वेस्ट करोगे, आपके अकाउंट से 100 कट गए। आपके 100 रुपीज कटते ही मैसेज आएगा कि अमाउंट इन्वेस्टेड 97.01। रीजन बीइंग 3% उसने जीएसटी का उड़ा दिया। क्यों? क्योंकि जो डिजिटल गोल्ड होता है ना, अगर आप उसमें मान लो आज गोल्ड का प्राइस 1,40,000 चल रहा है 24 कैरेट का, अगर आपने 1,40,000 पे इन्वेस्ट किया, तो बदले में तुरंत 10 ग्राम्स फिजिकल गोल्ड आपके नाम पे खरीद के वोल्ट में रखा जाएगा। ठीक है, तो जब आपके बिहाफ पे कोई फिजिकल गोल्ड खरीदा जा रहा है तो 3% जीएसटी कटेगी। चलो कोई बात नहीं, 3% जीएसटी कटेगी। अब मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, बट अकाउंट में कितना दिखा रहा है 97.01। राइट, अब अगर मान लो तुरंत मैं उसको बेचना चाहता हूं, तो बेचने के टाइम पे 5% सेलिंग कमीशन भी काट लेते हैं। यानी 97 रुपीज है, कोई बात नहीं, 92 या 91.5 रुपीज के आसपास मेरा जो गोल्ड है वो बिकेगा। यानी 100 रुपए इन्वेस्ट किया, 3% जीएसटी में उड़ गया, 5% जब बेचने के नाम पे सेलिंग कमीशन उड़ गया, तो फायदा क्या हुआ? बिल्कुल 100 रुपए की चीज अगर मेरी तुरंत 91.5 या 92 रुपीज में बिक रही है, तो मेरे को तो लॉस ही लॉस है। तो हम इसीलिए डिजिटल गोल्ड भी नहीं खरीदेंगे। ठीक है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या आता है? गोल्ड ईटीएफ। ठीक है जी, गोल्ड ईटीएफ एक ऐसी चीज है जो सबसे शानदार चीज है आज की डेट में, जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। जैसे आप शेयर खरीदते हो ना, रिलायंस का शेयर, टाटा का शेयर, किसी भी कंपनी का शेयर, सेम एज इट इज हम गोल्ड ईटीएफ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एक बार इसको समझा दो, होता क्या है गोल्ड ईटीएफ में भी? मान लो अगर आपने 1,40,000 रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है जी, तो उस केस में भी 10 ग्राम्स का फिजिकल गोल्ड आपके नाम पे रजिस्टर हो गया। ठीक है, जीएसटी उसमें भी लगती है, लेकिन जीएसटी का जो पेन है वो मेरे को उठाना नहीं पड़ता। ठीक है। दूसरी बात, जब आज मान लो मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किया, राइट, या समझो 103 रुपए इन्वेस्ट किए, कि 100 रुपए का गोल्ड है, समझना 100 रुपए का गोल्ड है, ऊपर 3% जीएसटी लग गई, तो मैंने 103 रुपया डाल दिया, लेकिन एक्चुअल में गोल्ड 100 रुपए का खरीदा। तुरंत के तुरंत अगर मैं उसको बेचता हूं तो सेलिंग कमीशन 0। ठीक है। अच्छा, फिर आप कहोगे कि 3% जीएसटी तो मर गई, लेकिन नहीं मरती। तुरंत के तुरंत बेचूंगा तो मेरे को 103 रुपए ही वापिस आएंगे। बोलो क्यों? बोलो क्यों? हाँ देखो क्योंकि डिजिटल गोल्ड के अंदर मान लो मैंने पेटीएम से गोल्ड खरीदा, ठीक है जी,
पेटीएम से गोल्ड खरीदा, 3% जीएसटी गए, 3% जीएसटी ले गई सरकार। ठीक है। ठीक है, अब मैं गोल्ड वापिस बेच रहा हूं। किसको बेच रहा हूं? पेटीएम को बेच रहा हूं। हाँ। पेटीएम ने 5% कमीशन काट लिया। बिल्कुल ठीक बात। अब आ जाओ ईटीएफ में। ईटीएफ में मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किया, लेकिन मेरे से 103 रुपए लिए गए। 3 रुपए कौन ले गया? सरकार। ठीक है। बात करता हूं उन 3 रुपए की, जीएसटी सरकार लेगी। अब मेरे पास जो गोल्ड है मैं वापिस उसको बेचना चाहता हूं तुरंत। ठीक है। लेकिन मैं उस फंड मैनेजर को थोड़ी बेच रहा हूं। मैं मान लो अंकित मदान, मैंने खरीदा 103 रुपए में। अब वो 103 रुपए की चीज मैं किसी संजीव कुमार को बेच रहा हूं। ठीक है। मैं अपने फंड मैनेजर को नहीं बेच रहा, मैं किसी थर्ड पर्सन को बेच रहा हूं। थर्ड पर्सन को जब मैं बेच रहा हूं, वो मेरे से सेलिंग कमीशन थोड़ी काटेगा। बिल्कुल। फंड मैनेजर का तो रोल खत्म। मैं उसको तो उसी रेट पे बेचूंगा जो गोल्ड का प्राइस चल रहा है। ठीक है। ठीक बात है। अब 3% जीएसटी सरकार लेके जा चुकी है। सरकार। ठीक बात है। जब मैं उसको बेच रहा हूं तो मैं उसको ये कहूंगा ना कि 103 रुपए का ही बिकेगा। यानी मेरा जो फंड मैनेजर जो इसको रेगुलेट कर रहा है वो उसको प्राइस 103 ही दिखाएगा। बिल्कुल। तो मैं उससे जीएसटी की कॉस्ट रिकवर कर रहा हूं। समझ गया। आप समझ गए मेरी बात को? सरकार एक बार ले गई, लेकिन अब हम तो आपस में खेल रहे हैं ना। हाँ। हमने गोल्ड का प्राइस ही 103 मान लिया, समझ गया। फिर कल को गोल्ड का प्राइस 110 हुआ। समझ गए बात को? उस पे जो जीएसटी कॉस्ट होगी वो मेरा फिर मतलब कहने का मतलब जो जीएसटी है वो नेट एसेट वैल्यू के अंदर ही एडजस्ट हो गया। ठीक है। तो ईटीएफ के अंदर ना तो मेरे को जीएसटी का पेन उठाना पड़ रहा, ना सेलिंग कमीशन का उठाना पड़ रहा। यानी प्योर गोल्ड की इन्वेस्टमेंट है जी। समझ गया। आज अगर गोल्ड का प्राइस 1,40,000 है, मैंने 1,40,000 इन्वेस्ट किया, कल गोल्ड का प्राइस 1,41,000 हो गया, तो मुझे प्योर 1,000 रुपए का प्रॉफिट दिखाई देगा। कोई झिकपिट झिटपिट नहीं, कोई चक्कर नहीं। फिजिकल गोल्ड में जब बेचने जाते हैं 10% की मार खाते हैं, इसमें बेचने जाओ कोई दिक्कत नहीं है। जितना पैसा उतना अकाउंट में, एक चुटकी में पैसा आपके अकाउंट में। गोल्ड में इन्वेस्ट करने का मन है, गोल्ड में इन्वेस्ट करने का शौक है, तो ईटीएफ से अच्छी कोई चीज ही नहीं है। लास्ट ऑप्शन आता है गोल्ड म्यूचुअल फंड। जो गोल्ड ईटीएफ होते हैं ना, उसमें जो फंड मैनेजर होता है वो एक एक्सपेंस रेशो लेता है। ठीक है। वो एक्सपेंस रेशो जनरली 0.5%, 0.6% के आसपास होती है। अब आप आ जाओ म्यूचुअल फंड में। ठीक है जी, म्यूचुअल फंड में भी एक फंड मैनेजर होगा। ठीक है, आप कहते हो मैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा, करो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीजें सेम ही है। हाँ। लेकिन गोल्ड म्यूचुअल फंड हल्का सा महंगा पड़ता है। पहली नजर में आंखों से देखोगे आप कहोगे गोल्ड म्यूचुअल फंड सस्ता है। क्यों? क्योंकि गोल्ड म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं वो 0.1% या 0.2% करता है। ठीक है। ईटीएफ में 0.4%, 0.5%, 0.6% ठीक है। है। तो पहली नजर में तो लगा ना गोल्ड म्यूचुअल फंड सस्ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन गोल्ड म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर है उसके पास जो पैसा इकट्ठा होगा वो सारा पैसा गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है। ओके। तो मैं डायरेक्ट ही गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर लूंगा। फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड में जो हम 0.1% या 0.2% एक्सपेंस रेशियो दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं। फिर जो वो फंड मैनेजर है गोल्ड म्यूचुअल फंड का, वो गोल्ड ईटीएफ में पैसा डाल रहा है, तो वो वाली जो कॉस्ट है उसको भी तो कॉस्ट आएगी ना 0.5% या 0.6%, वो कॉस्ट भी मेरे से लेगा। तो गोल्ड म्यूचुअल फंड में पैसा डालने का छोटा सा नुकसान ये है कि मेरे को 2 एक्सपेंस रेशियो उठानी पड़ती है। ठीक है। समझ गए कि एक गोल्ड म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर की तो उठानी पड़ रही है, फिर जो गोल्ड ईटीएफ की जो कॉस्ट है वो भी तो अल्टीमेटली मेरे को ही उठानी बिल्कुल पड़ेगी। सही तो बेटर है कि मैं डायरेक्ट गोल्ड ईटीएफ में ही इन्वेस्ट कर लूं। तो सर समझ अब गए? कुल मिला के ये तो समझ आ गया कि सबसे बेस्ट जो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है गोल्ड के अंदर वो गोल्ड ईटीएफ है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट। वो तो बंद है ना अभी? वो बंद नहीं, डिसकंटिन्यूड है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि जो गोल्ड का प्राइस है, जैसे ईटीएफ में कि आज 1,40,000 है, कल 1,50,000 हो गया, तो 1,50,000 में 10,000 मेरा प्रॉफिट तो है ही है। करेक्ट है। साथ में भारत सरकार कहती है कि हर साल जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया उस पर 2.5% ब्याज हम अपनी तरफ से भी देंगे। समझ गया। और देश की तरक्की में अगर आप योगदान देना चाहते हो तब भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अच्छा है। रीजन बीइंग कि अगर मान लो आप ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड, डिजिटल गोल्ड कुछ भी खरीदते हो तो आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसके बदले फिजिकल गोल्ड खरीदा जा रहा है और वोल्ट में रखा जा रहा है। गोल्ड क्या भारत में माइंस हैं गोल्ड की? कहीं नहीं है। सारा 95% से ज्यादा गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं। जब इंपोर्ट करते हैं तो हमें विदेशी मुद्रा भंडार खर्च करना पड़ता है, जिससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम होता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड सरकार इसलिए लाई थी कि हमारे देश में शौक बहुत है गोल्ड का, लेकिन गोल्ड हमारे लिए बर्डन है। गोल्ड में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो देश के छाती में छुरा घोंपते हैं, सिंपल सी चीज है। समझ के बाद क्यों? क्योंकि सारा गोल्ड इंपोर्ट होता है, ठीक है। और इंपोर्ट अगर हम करेंगे तो हमारा फॉरेक्स
खत्म होएगा, फिर रूपी डेप्रिशिएट होगा, फिर हम चिल्लाते हैं सरकार के ऊपर कि रुपया कमजोर होता जा रहा है। जिम्मेवार तो हम भी हैं। सरकार सोवरन गोल्ड बॉन्ड लेके ही इसलिए आई थी कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, ईटीएफ करते हो, म्यूचुअल फंड करते हो, फिजिकल गोल्ड खरीदते हो, सब छोड़ो, गोल्ड में सोवरन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करो। रिटर्न कितना मिलेगा? 2.5% तो साल का देंगे ही देंगे, फिक्स ब्याज, साथ में जैसे जैसे गोल्ड एप्रिशिएट होगा उतना आपको प्रॉफिट भी देंगे। सरकार कहती है इसका हम गोल्ड नहीं खरीदेंगे ईटीएफ की तरह, ये पैसा हम देश की तरक्की में लगाएंगे, सड़कें बनाएंगे। भाई सरकार कहती है हम दुनिया से भी तो कर्ज लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से भी तो कर्ज लेते हैं, अपने बॉन्ड्स भी तो इशू करते हैं, भाई हम आपसे पैसा उधार ले लेंगे। बदले में सरकार को क्या मिल रहा है? सरकार को फॉरेक्स रिजर्व बचने की ताकत मिल रही है। समझ गए? फिर सवाल आता है जब इतनी अच्छी इंटेंशन थी तो बंद क्यों कर दिया? बंद इसलिए कर दिया, लास्ट लोट आई गेस फरवरी लास्ट ईयर आया था, ठीक है। उसके बाद बंद इसलिए कर दिया कि गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा एप्रिशिएट हुआ, तो सरकार को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा था कि 2.5% तो फिक्स दो ही दो। फिर पिछले एक साल में गोल्ड के प्राइसेस 75% बढ़ गए, 75% का रिटर्न देना, उससे अच्छा तो ये जापान जैसे देश हमारे को समझो कि 0.1 या 2% पे पैसा दे देते हैं। वहीं हमारे को 75% सरकार को अगर खर्च उठाना पड़े तो सरकार के लिए नुकसान वाला, क्योंकि आज से 1 साल 2 साल पहले गोल्ड के प्राइसेस ऐसे कभी भी नहीं बढ़े कि चुटकी बज रही है और प्राइसेस ऊपर जाए जा रहे हैं, ठीक है। प्राइस बढ़ता था तो साल का यार 5-7% बढ़ जाता था। सरकार बॉन्ड भी तो इशू करती है, 8-7% तो बॉन्ड पे भी देती है पैसा, तो उससे बेटर कि सरकार ने कहा सोवरन गोल्ड बॉन्ड दे देंगे, भी जनता को ही पैसा जाएगा, हम बदले में हमारे विदेशी मुद्रा भंडार भी तो बचेगा। अगर दोबारा वही चीज बोल रहा हूं, कल को सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स के लोट इशू होते हैं तो फिर बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है हमारी सोवरन गोल्ड बॉन्ड है, गोल्ड ईटीएफ नहीं है। बाकी मैं आपकी ऑडियंस से यही कहना चाहूंगा, इन केस अगर ऑडियंस के फिर भी कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स होंगे उसका रिवर्ट करने की कोशिश हम जरूर करेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।